हे हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। तो हम लोग कर रहे हैं रोटेशनल मोशन का रिवीजन कर रहे हैं। इसमें कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं। अभी टॉर्क चल रहा है हमारा। लास्ट टाइम हमने कंप्लीट किया था कि किसी भी बॉडी का किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क मुझे निकालना हो तो उस टॉर्क को कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि टॉर्क किसी भी बॉडी का किसी एक्सिस के अबाउट निकालते हैं, उसी कैसे डील करते हैं। और साथ ही साथ उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन करेंगे एंड लॉट मोर थिंग। चलिए शुरू करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। टॉर्क अबाउट एन एक्सिस का क्या मतलब होता है? कोई भी बॉडी होता है वो किसी न किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। किसी की भी बात करेंगे, जैसे ये एक्सिस दिया है और यहाँ पे कोई आदमी है, ये इसको मान लो कि इस आदमी को हम बांध दिया किसी तरीके से यहाँ से एक स्ट्रिंग के जरिए। तो ये आदमी रोटेट करना शुरू किया, इसके चारों तरफ ऐसा गोल 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 सर्कल में घूम रहा है। जब ये जो आदमी है इसके चारों तरफ घूम रहा है तो दरअसल में ये एक एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। जैसे कोई आदमी है खंबे को पकड़ के नाच रहा है, ऐसा ऐसे हाथ से पकड़ लिया और यहाँ पे ऐसा खड़ा है और ये ऐसा राउंड राउंड इसके चारों तरफ दौड़ लगा रहा है। जब ये आदमी इसके चारों तरफ ऐसा ऐसा दौड़ लगा रहा है, इसका मतलब ये घूम रहा है इस एक्सिस के अबाउट, तो हमें टॉर्क चाहिए होता है इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट। रूल कहता है कि जब किसी भी एक्सिस के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है, जैसा कि आप देख सकते हो कि ये हो गया आपका पॉइंट, एक्सिस हो गया जिसके अबाउट ये रोटेट करना चाहता है। तो रूल कहता है कि एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए पी, जस्ट टेक एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन और इसके अबाउट ना टॉर्क कैलकुलेट कर लो। और वो टॉर्क का इस एक्सिस के अबाउट जो कंपोनेंट होगा ना उसे कहते हैं टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। ये जो टॉर्क हम कैलकुलेट करेंगे, टॉर्क एक वेक्टर होता है, उसका किसी एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट लेंगे उसे बोलते हैं टॉर्क अबाउट द एक्सिस। सवाल उठता है कि उस टॉर्क अबाउट द एक्सिस को कैलकुलेट करते कैसे हैं। तो इस बात को समझ लेंगे के लिए हमें क्वेश्चन के साथ काम करना पड़ेगा। सबसे पहले होता क्या है कि द टॉर्क ऑफ फोर्स अबाउट एन एक्सिस ए बी इज द कंपोनेंट ऑफ टॉर्क। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट ऑफ टॉर्क ऑफ फोर्स अबाउट एनी पॉइंट ओ ऑन द एक्सिस अलोंग द एक्सिस। मतलब जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालना है उस पर कोई भी पॉइंट ले लो आप और उस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क निकालो और जो टॉर्क आएगा उसका कंपोनेंट ले लेना है, वही टॉर्क क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट का टॉर्क हो जाएगा। जैसे इस फोर्स में वो एक पॉइंट हमने कंसीडर किया तो टॉर्क अबाउट ओ कितना हो जाएगा, आर क्रॉस एफ। ये तो बेसिक फार्मूला होता है। इस पॉइंट ओ से इस जो इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है पी, उसका पोजीशन क्या दिया है, आर है, और एफ दिया है यहाँ पे, तो आर क्रॉस एफ करेंगे तो टॉर्क निकल गया। अब ये जो टॉर्क है इसका एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट क्या होगा। जैसे मान लो कि हमने टॉर्क निकाला तो कुछ आई कैप जे कैप के कैप में आया, तो एक्स एक्सिस के अबाउट पूछेंगे तो क्या होगा, जो आई कैप का कोफिशिएंट होगा। वाई एक्सिस के बाद पूछेंगे तो क्या होगा, जो जे कैप का कोफिशिएंट होगा, और जेड के बाद पूछेंगे तो जो के कैप का कोफिशिएंट होगा। सो टॉर्क ऑफ एफ अबाउट ए बी, दैट इज टाउ ए बी, इज कंपोनेंट ऑफ टॉर्क अबाउट ओ अलोंग द लाइन ए बी। मतलब सिंपल सा एक लाइन में क्रक्स बोला जाए तो जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है उस एक्सिस की तरफ जो नीट टॉर्क का कंपोनेंट होता है। ये बात को विजुअलाइज करने के लिए हम कुछ क्वेश्चन के साथ यहाँ पे बात करते हैं। पहले तो देखते हैं कि अगर कोई भी बॉडी होता है वो किसी एक्सिस के अबाउट जब रोटेट करता है तो एक्सिस के अबाउट रोटेट करने का मतलब क्या होता है, रोटेशन अबाउट एन एक्सिस। फॉर इंस्टेंस, अगर हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, जैसे मान लो कि ये हमारा दिया हुआ है, एक एक्सिस दिया हुआ है और यहाँ पे कोई एक डिस्क मान लो ऐसा दिया हुआ है, देयर इज एन डिस्क प्लेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अब ये एक्सिस ए बी है, इसके अबाउट ये डिस्क को रोटेट करना है। तो किसी भी एक्सिस के अबाउट जब कोई बॉडी है रोटेट करता है ना, तो इसमें पूरे बॉडी के हर एक पॉइंट का एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होता है। हर पॉइंट का एंगुलर एक्सेलरेशन कैसा हो जाता है, सेम हो जाता है, हर जगह फिक्स होता है। इसमें ध्यान देना है कि ये जो टॉर्क है वो प्रोड्यूस कौन करेगा। जैसे यहाँ पे हम एक बॉडी रखते हैं, इस बॉडी पे नीचे की तरफ mg लग जाएगा। तो पहली बात बताओ कि जब फोर्स पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है तो टॉर्क कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है ना। mg फोर्स यहाँ पे कोई भी टॉर्क नहीं प्रोड्यूस करेगा। mg जो फोर्स दिया है कोई भी टॉर्क नहीं प्रोड्यूस करेगा, इसका टॉर्क जीरो हो जाएगा। मतलब सिर्फ इसमें वही फोर्स करेगा जो, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम क्या लगा दिया, ये प्लेन में लगा दिया फोर्स, और ये प्लेन में जो फोर्स लग रहा है इसकी वजह से ये पूरा का पूरा सिस्टम रोटेट कर रहा है। तो इसमें जो हम फोर्स लगाएंगे उसका वही टॉर्क हमें लेना है जो इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन में हेल्प करे। तो इसमें क्या होता है कि जो फोर्स पैरेलल हो गया उसका तो काम खत्म हो गया, टॉर्क जीरो हो गया। तो जो फोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगेगा ना, मतलब मान लो कि डिस्क है तो डिस्क के प्लेन में लगेगा, उसी की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा, बाकी किसी की वजह से टॉर्क नहीं प्रोड्यूस होगा। और ये जो टॉर्क दिया जाता है ना, इसके अबाउट बॉडी है रोटेट कर रहा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो इसके ऊपर जो लगने वाला टॉर्क होता है इसका वैल्यू दिया जाता है आई अल्फा के बराबर। टॉर्क का वैल्यू आई अल्फा के बराबर, जहाँ टॉर्क होता है
टाउ डिनोट करता है आपका टॉर्क अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। टाउ डिनोट्स द टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस एक्सिस के अबाउट हम इसे कंसीडर करने जा रहे हैं उस एक्सिस के अबाउट डिनोट करता है जो हमारा रोटेशन हो रहा है उसके टॉर्क को। यहीं पे आई जो होगा इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग होता है। यहाँ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है ना उस एक्सिस के अबाउट कितना है वैल्यू टॉर्क का, उसे डिनोट करता है टाउ। सो टाउ इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ टॉर्क अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एंड अल्फा डिनोट्स द एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा डिनोट्स एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा डिनोट्स एंगुलर एक्सेलरेशन। ये पॉइंट याद रखना, मतलब जब भी टॉर्क निकालेंगे तो टॉर्क होना चाहिए एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट होना चाहिए, एंड जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट होना चाहिए, और साथ में अल्फा भी आएगा वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट आएगा। और इस पे हर पॉइंट का जो अल्फा का वैल्यू होगा अल्फा का वैल्यू सेम होगा। जब कोई भी रिजिड बॉडी है वो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है तो उसके हर एक पॉइंट का जो अल्फा का वैल्यू होता है वो सेम होता है। तो दो पॉइंट हमने यहाँ से सीखा। वो एक पहला पॉइंट था कि किसी भी बॉडी का किसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालते हैं तो एक्सिस पे कोई पॉइंट ले लेना है और उसके अबाउट टॉर्क निकालना है, और उस टॉर्क का कंपोनेंट एक्सिस के लॉन्ग लेना है, तो दैट विल गिव यू द टॉर्क अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हम बात करते हैं तो भी उसी एक्सिस के अबाउट हमें कंसीडर करना है जिस एक्सिस के अबाउट हमने टॉर्क का इक्वेशन है वो लगाया है। अल्फा हर एक बॉडी का क्या होगा, बॉडी के हर एक पॉइंट का सेम होगा, अल्फा सेम होगा। आई लेना है एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, और टाउ का वैल्यू जो लेना है वो भी लेना है एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। इस बात को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम लोग कुछ सवाल है इसका प्रैक्टिस करते हैं जिसमें हमें थोड़ी क्लियरिटी मिलेगी। सबसे पहला एग्जांपल है कि एक रॉड है जिसका मास m दिया है, लेंथ l है, इसे रिलीज करते हैं, देन फाइंड आउट अल्फा जस्ट आफ्टर रिलीज। ध्यान से समझना है पहले इस बात को कि अल्फा इसमें आया किसकी वजह से है। अगर ये मेरा रॉड दिया हुआ है, अगर यहाँ पे एक रॉड दिया है, इस जगह पे ऐसा इसको हिंज दिया हमने, और ये हमारा रॉड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। तो जैसे ही इसे रिलीज करते हैं ना आप, जैसे ही आप छोड़ देते हो घूमने के लिए, तो होता क्या है इसमें नीचे की तरफ फोर्स लग जाता है कि mg। ठीक है, रॉड दिया है, इसका लेंथ कितना दिया है, रॉड का लेंथ दिया हुआ है l, नीचे की तरफ लग रहा है mg, और रॉड का लेंथ दिया है l। अब क्या होता है इसके ऊपर में कोई भी और फोर्स नहीं लग रहा, जो भी फोर्स लगा रहा होगा ये हिंज जो लगा है यहाँ पे वही फोर्स लगा रहा होगा। अब ये जो हिंज फोर्स लगा रहा है उसके बावजूद भी ये रॉड इस तरीके से घूमता हुआ चला जाएगा। तो ये रोटेट इसके अबाउट कर रहा है, इस हिंज के अबाउट कर रहा है, इसे हिंज बोला करते हैं जहां पे हमने इसको ठोक दिया है, फिक्स कर दिया है। हिंज के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इसी के अबाउट टॉर्क अगर कैलकुलेट करें तो टॉर्क अबाउट हिंज मुझे अगर लेना पड़े, टॉर्क अबाउट हिंज अगर हम कंसीडर करते हैं तो ये कितने के बराबर होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, और हिंज से फोर्स का डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि जो रॉड है उसका mg लगता है उसके सेंटर से, तो हिंज से सेंटर का डिस्टेंस कितना है, l/2 है। तो टॉर्क का वैल्यू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि l/2 होता है। टॉर्क का जो वैल्यू होता है वो कितने के बराबर होता है, आई अल्फा के बराबर होता है, और ये हो गया mg l/ कितना हो गया, 2 हो गया। अगेन अब याद करना है कि जो रॉड है वो रोटेट तो एंड के अबाउट कर रहा है। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आप दो तरह का जानते हो यहाँ पे जनरली, कि एंड के अबाउट जब रोटेट करता है तो कितना हो जाता है, परपेंडिकुलर एक्सिस होता है, तो ये वैल्यू ml² by 3 हो जाता है। तो यहाँ पे भी आई का जो वैल्यू है ये हो जाएगा ml² by 3 इंटू हो जाएगा अल्फा, एंड ये पूरे किसके बराबर है, mgl/2 के बराबर है। m और m कैंसिल हो गया, अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, l और l कैंसिल हो गया, तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 3g/12 हो गया। ये वैल्यू हो गया 3g/12। ये रॉड के इस पॉइंट के, रॉड जो दिया है एंड के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो रॉड पे हर एक पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा वो 3g/12 के बराबर हो जाएगा। एक और पॉइंट यहाँ पे समझना है वो ये है कि जो रॉड रोटेट किया, तो इस रॉड में कोई भी पॉइंट होगा ना, किसी भी तरह का पॉइंट आप कंसीडर करते हो, रॉड इस एंड के अबाउट यहाँ पे रोटेशनल मोशन शो कर रहा है, दिस रॉड इज रोटेटिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। इसमें हर एक पॉइंट जो इस रॉड के ऊपर में होगा सबके लिए अल्फा का वैल्यू सेम होता है। ईच पॉइंट विल हैव सेम एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ये नहीं चेंज करेगा। लीनियर मोशन होता है तो उसमें ए सेम होता है, और यहाँ पे क्या सेम होता है, अल्फा सेम होता है। तो अगर ये इसके अबाउट रोटेट कर रहा है तो अल्फा विल बी सेम फॉर ईच पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट हो गया।
आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के अगले पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट जो मेरा होता है वो क्या कहता है, तो ये दिया हुआ है कि सेम रॉड है जो हमने पिछले सवाल में डिस्कस किया था, वही रॉड है। मास एंड लेंथ एल इज रिलीज देन द वैल्यू ऑफ अल्फा ए अल्फा बी एंड अल्फा सी। अभी बताया ना हमने कि अल्फा इज सेम फॉर ईच पॉइंट, अल्फा इज सेम एट ईच पॉइंट, अल्फा इज सेम एट ईच पॉइंट ऑन द रॉड, ऑन द रॉड, रॉड पे हर पॉइंट का अल्फा का वैल्यू सेम होता है। तो अल्फा जो हुआ पॉइंट ए का, अल्फा ही होगा पॉइंट बी का भी, अल्फा होगा सी का और अल्फा होगा डी का। जितना भी पॉइंट हमने कंसीडर कर लो ए बी सी डी, सबका वैल्यू वही आएगा जो हमने कैलकुलेट किया है, यानी कि 3g कितना है 12 है। रॉड अगर रोटेट करता है तो उसके हर पॉइंट का अल्फा सेम होता है। यही नहीं, अगर मान लो इसके पास एंगुलर स्पीड होता ना, तो एंगुलर स्पीड भी हर पॉइंट का सेम होता है। ओमेगा ए बराबर होता है ओमेगा बी होता, और वही ओमेगा सी के बराबर होता, और वही ओमेगा डी के बराबर होता। तो वैल्यू ऑफ ओमेगा जो होता वो भी कैसा है, सेम होता। अल्फा का वैल्यू भी हर पॉइंट का कैसा है, सेम दिया है। तो कोई रिजिड बॉडी रोटेट करता है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये अल्फा और ओमेगा का वैल्यू सेम होता है। ये फैक्चुअल पॉइंट है फॉर रिजिड बॉडी। ये इक्वेशन ऐसा नहीं कि नॉन रिजिड के लिए लगा देंगे, किसके लिए लगाएंगे, फॉर रिजिड बॉडी, ऐसा बॉडी जिसका शेप में कोई चेंज नहीं आता है, इसके लिए अल्फा का वैल्यू हर पॉइंट पे मेरा इक्वल आता है। हर पॉइंट पे जो अल्फा है उसका वैल्यू कैसा है, मेरा सेम आ रहा है यहाँ पे। अब इसी के साथ बनना है, इसमें थोड़ा एक और पॉइंट करना है। देखो बोला है इस क्वेश्चन में कि रॉड ऑफ मास सेम लेंथ है, सेम क्वेश्चन है, इज रिलीज देन इफ ऑल पॉइंट्स आर इक्वी डिस्टेंस टू ईच अदर देन फाइंड अल्फा ए अल्फा बी अल्फा सी एंड अल्फा डी। बोला कि हर पॉइंट का डिस्टेंस कैसा है, बराबर दिया है, तो इस जगह क्या लीनियर एक्सेलरेशन बताइए। देखिए जब रिजिड बॉडी रोटेशन होता है ना, जब रिजिड बॉडी रोटेशन हो रहा है, तो इसमें सबसे अच्छी बात यह होती है कि इसमें ईच पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है। ईच पॉइंट ऑन द बॉडी, ईच पॉइंट ऑन द बॉडी विल अंडरगो, विल अंडरगो सर्कुलर मोशन, विल अंडरगो सर्कुलर मोशन। कोई भी रिजिड बॉडी अगर रोटेट कर रहा है तो हर एक पॉइंट सर्कुलर मोशन करता है। और जब सर्कुलर मोशन करता है तो लीनियर एक्सेलरेशन ए का वैल्यू होता है आर अल्फा होता है। ये सर्कुलर मोशन में हम लोग पढ़ते हैं, ए बराबर आर अल्फा होता है, बी इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है। तो ये अगर मोशन कर रहा है किस तरीके का, रिजिड बॉडी मोशन कर रहा है, तो यहाँ पे प्योर रोटेट कर रहा है। इसके अबाउट क्या हो रहा है, इसको रिलीज कर दिया तो रोटेट करता हुआ नीचे की तरफ आया। हर एक पॉइंट कैसा मोशन कर रहा है, तो हर एक पॉइंट यहाँ पे सर्कुलर मोशन आपका करता हुआ नजर आता है। जब हर एक पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा है यहाँ पे, तो आप देखोगे कि ये दिया है मेरा रिजिड बॉडी दिया है, और ये रिजिड बॉडी है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें बहुत सारे पॉइंट है। जैसे ये पॉइंट कैसा है, डी दिया है, ये पॉइंट कैसा दिया है, ए दिया है, ये पॉइंट कैसा है, बी दिया है, और ये पॉइंट सी दिया है। बोला हर पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है, मतलब ये पूरा का पूरा जो लेंथ है कितने हिस्सों में डिवाइड हो गया, तीन, और एक चार पार्ट में हो गया। टोटल लेंथ है तो हर लेंथ कितना हो जाएगा, L/4 होगा। ये भी L/4 हो जाएगा, ये भी L/4 हो जाएगा, और ये भी L/4 हो जाएगा। तो हर पॉइंट का एक्सेलरेशन अगर निकालते हैं यहाँ पे, हर पॉइंट का एक्सेलरेशन अगर हम कैलकुलेट करते जाते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ए बराबर कितना है, आर अल्फा दिया है, तो जिससे शुरू करते हैं पॉइंट डी से। तो पॉइंट डी का एक्सेलरेशन कितना है, L/4 है ना। आर की जगह पे कितना होगा, L/4 हो जाएगा, और अल्फा की जगह पे हो जाएगा यहाँ पे, तो अल्फा का वैल्यू पुट करते जाएंगे, 3g कितना है 2l दिया हुआ है। ये वैल्यू है मेरा 3g/2l दिया हुआ है। तो ये सॉल्व करके कितना आ गया, l से l कैंसिल हो जाएगा, और ये मेरा वैल्यू मिल जाएगा 3g/4 = 8। इसी तरीके से अल्फा अगर पॉइंट ए का मैं निकालना चाहूँ तो पॉइंट ए की दूरी इस जगह से कितना होगा, L/4 प्लस L/4 यानी कि L/2। तो ये वैल्यू पुट कर दोगे L/2, और अल्फा का वैल्यू कितना दिया है 3g/2l। इससे कैंसिल होगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी 3g/2 = 4। अगर अल्फा हम बी की बात करने जाए यहाँ पे, तो बी कितना होगा, L/4 L/4, ये L/4 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 मतलब 3l/4। अल्फा पॉइंट बी का हो जाएगा 3l/4 हो जाएगा, और एक्सेलरेशन दिया है 3g/2l दिया हुआ है। एल से एल कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यू होगा 3g कितना हो जाएगा, 3 3 9 हो गया। तो 3 3 9g/4 2 8 हो जाएगा, 9g/8 हो जाएगा।
और पॉइंट सी पे पहुंचेंगे तो पूरा का पूरा लेंथ हो जाएगा एल। तो अल्फा, अगर हमें एक्सेलरेशन पॉइंट सी का बात करेंगे तो ये आर अल्फा लिखना है, तो इसका आर का वैल्यू एल हो जाएगा, और अल्फा कितना है 3g/2 एल दिया हुआ है। एल से एल कैंसिल हो गया तो सॉल्व करके आ जाएगा 3g/2 आ जाएगा। ये इस पॉइंट का एक्सेलरेशन हो गया। तो हमने एक पॉइंट सीखा कि अगर कोई भी रिजिड बॉडी है वो रोटेट कर रहा है तो उसमें किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट, तो हर पॉइंट का अल्फा सेम होता है, ओमेगा सेम होता है, और हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, और हर पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करता है तो ए इक्वल्स टू आर अल्फा, जो मेरा इक्वेशन है वो इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें एक और दो पॉइंट हम डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि जितना पॉसिबल चीज होता है इसके बाहर कुछ इसमें आता नहीं है। जैसे देखो अगला पॉइंट है कि रॉड है जिसका मास एम दिया है, लेंथ एल, वही क्वेश्चन है रिलीज देन मास बी, मास ऑफ पार्टिकल बी, ये पार्टिकल बी कहाँ रखा है, इस पॉइंट पर रखा हुआ है, इस डी एम द नेट फोर्स जस्ट आफ्टर द रिलीज। नेट फोर्स का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। तो नेट फोर्स जब निकालेंगे पॉइंट बी पे अगर बात करेंगे, तो पॉइंट बी कैसा मोशन कर रहा है, पॉइंट बी है सर्कुलर मोशन कर रहा है यहाँ पे। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो आपको याद होगा इसके पास दो एक्सेलरेशन होता है। इसके पास एक होता है टेंजेंशियल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन और एक होता है रेडियल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। जब इसका रिलीज करेंगे तो ओमेगा तो जीरो होगा ना। रेडियल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन मुझे लिखना हो तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर आर, और क्योंकि ओमेगा जीरो है तो ये जीरो हो गया। और टेंजेंशियल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन होता है आर अल्फा होता है। और आर बात किया हमने पॉइंट डी के लिए, तो यहाँ से पॉइंट डी की दूरी कितनी हो जाएगी, हर इक्वल पार्ट में है तो ये हो जाता है 3l/4। आर का वैल्यू होगा 3l/4, और अल्फा का वैल्यू हमने अभी अभी निकाला है। कितना निकाला है, ये निकाला है 3g/2l निकाला हुआ है, तो ये कितना हो गया, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, और 3 3 9 हो गया, g/4 हो गया। तो पॉइंट बी है मेरे पास, यहाँ पे बोला है कि एक मास रखना है डीएम। इस डीएम के पास रेडियल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और जो भी एक्सेलरेशन लग रहा है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा है। और इस टेंजेंशियल डायरेक्शन के एक्सेलरेशन हम देखें अगर, तो ये दिया है 9g/8 दिया है। अब किसी पे फोर्स अगर निकालना पड़ता है तो फोर्स का वैल्यू कितना होता है, एम ए है। और बोला है यहाँ पे रखना है मास डीएम रखना है, तो एम के जगह पे डीएम हो जाएगा, और एक्सेलरेशन की जगह पे कितना है 9g/8 दिया है। ये मेरा पॉइंट दिया है। तो यही हो जाएगा ना, डीएम मास अगर उस जगह पे हम रखते हैं तो डीएम मास जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसका वैल्यू होगा 9g/8 हो जाएगा। तो कहीं भी अगर नेट फोर्स किसी पे निकालना है तो एक्सेलरेशन मुझे मालूम हो, मास इंटू एक्सेलरेशन करने से नेट फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट हो जाता है। इसी सवाल में आगे बढ़ते हैं, मतलब एक क्वेश्चन में जितना पॉसिबल एस्पेक्ट हो सकता है सबको डिस्कस कर लेंगे। और आपको कभी भी कंफ्यूजन हो तो इस क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाना, आपको हर बात क्लियर हो जाएगी यहाँ पे। एक सवाल दिया है कि रॉड ऑफ मास कैपिटल एम एंड लेंथ एल इज रिलीज्ड, देन ए एट दिस पोजीशन कितना हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू अगर हम निकालें तो कितना आएगा यहाँ पे बताना है, अल्फा। हाँ, इसमें अल्फा का वैल्यू कितना होगा इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, देन अल्फा कितना होगा ये बताना है मुझे। अगेन देखो, हमारे पास तो एक ही क्वेश्चन है ना, टाउ बराबर कितना होता है, आई अल्फा होता है। और ये जो रॉड का सिचुएशन है, इस रॉड के सिचुएशन में क्या होता है, रॉड यहाँ पे हिंज किया गया और ये लेंथ एल दिया है, और ये यहाँ से ऐसे रिलीज कर देंगे, तो इस पे जो लगने वाला एम जी फोर्स होगा वो कहाँ से लगेगा, इसी सेंटर से लगेगा ना नीचे की तरफ। ये फोर्स मेरा एम जी हो गया। तो ये रॉड इस हिंज के अबाउट, इस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट रोटेट करते जा रहा है, तो मुझे क्या चाहिए होता है, ध्यान से सुनना बात। टॉर्क बराबर होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसके अबाउट आप कैलकुलेट करने जा रहे हो उससे कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ये फोर्स लग रहा है। रॉड का लेंथ अगर एल दिया है तो आधा लेंथ कितना है, l/2 हो गया, और ये एंगल क्या है मेरा, थीटा दिया है। तो ये एंगल अगर थीटा दिया है तो इतनी दूरी यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। तो ये क्या l/2 cos थीटा लिख सकते हैं क्या। जब किसी भी ट्रायंगल में हम बात किए, अगर किसी ट्रायंगल को कंसीडर किए, ये एंगल 90 डिग्री है और ये लेंथ l/2 दिया है और ये एंगल कितना है, थीटा है, तो इधर हो जाएगा l/2 cos थीटा हो गया मेरा। तो ये है डिस्टेंस, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स mg दिया है, ये ऐसा पॉइंट हो गया, और ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे हमें लगाना है। तो टॉर्क कितना लग रहा है, फोर्स का वैल्यू हो गया mg, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है l/2 cos थीटा दिया है। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस mg इंटू l/2 cos थीटा दिया है।
ये हो गया मेरा किसका वैल्यू, ये हो गया टॉर्क का वैल्यू। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड अपने एंड के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाता है, तो ये वैल्यू हो जाता है ml² by 3 हो जाता है। मुझे चाहिए अल्फा, तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा इक्वेशन, टॉप टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा, और टॉर्क का वैल्यू है mg इंटू L/2 cos थीटा, mg इंटू L/2 cos थीटा, दैट इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² by 3 इंटू कितना है, अल्फा दिया है। तो अगर ऐसा है यहाँ पे ml² by 3 अल्फा, तब क्या करो, अब इस इक्वेशन को सिंपली सॉल्व कर दो। तो जब इसे आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ml/2 हो जाएगा, और ये है ml²by 3, ठीक है। एल से एल को कर दो कैंसिल, और यहाँ एम से एम कर दो कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ अल्फा इस केस में आ गया मेरा 3g डिवाइडेड बाई 2l, और ये मल्टीप्लाइड कितना है, cos थीटा दिया है। अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए एक बात समझ चुके होंगे कि जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी का रोटेट करने का टेंडेंसी है, उस एक्सिस के अबाउट मुझे टॉर्क चाहिए होता है, और उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए होता है। और हमारे लिए जो सॉल्व करने का इक्वेशन है वो सिर्फ एक है, टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा। और ये टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा इक्वेशन लगाते ही जो मेरा क्वेश्चन है वो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगले पॉइंट पे। ये सवाल क्या कह रहा है, इसको बोलते हैं फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन है। ये सारा कुछ किसके बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं यहाँ पे, ये सब कुछ फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि अब यहाँ पे जो पुल्ली है, ये अगर पुल्ली की बात करेंगे तो ये पुल्ली किस में आ जाएगा, पुल्ली आ जाएगा रोटेशन में। पुल्ली क्या है, रोटेशन कर रहा है। इसके बाद जो स्प्रिंग दिया है, यानी कि जो धागा है यहाँ पे स्ट्रिंग है, ये है स्लिप नहीं करता है, इसके ऊपर में एकदम पुल्ली के साथ रोटेट करता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है। दो चीजें हैं यहाँ पे, पुल्ली अब क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है, और स्ट्रिंग इसके ऊपर में स्लिप करता हुआ जा रहा है। इसका मतलब कि अब पहले न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में स्ट्रिंग मेरा आइडियल हुआ करता था, और स्ट्रिंग इस पुल्ली के ऊपर स्लिप करता हुआ चलता था। इस वजह से जो मेरा रस्सी में टेंशन होता था वो दोनों साइड में सेम होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, दोनों साइड टेंशन की जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी। क्यों, क्योंकि पुल्ली रोटेट कर रहा है, रोटेट तभी करेगा जब दोनों साइड का टेंशन अलग होगा। तो ये हमेशा ऐसा याद रखो कि जब पुल्ली के पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाए, या पुल्ली रोटेट करना शुरू कर दे, स्ट्रिंग है वो पुल्ली के ऊपर में स्लिप ना कर रहा हो, तो उस केस में पुल्ली के दोनों साइड ही टेंशन का वैल्यू अलग अलग हो जाएगा। तो ये हमारा जो डायग्राम दिया है, इसको थोड़ा सा अगर आपको सही से नहीं दिख रहा होगा तो लेट मी ड्रॉ इट वन मोर टाइम। ये सपोर्ट दिया था हमारा यहाँ पे, और सपोर्ट के नीचे में क्या लगा हुआ है, पुल्ली लगा हुआ है। और यहाँ से एक ब्लॉक है, m1 मास है, और ये दूसरा ब्लॉक है m2 मास। एकदम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का जो सिचुएशन था वही चीज यहाँ पे, दिस मास इज m2 एंड दिस मास इज m1। और यहाँ पे जो एक पुल्ली लगा हुआ है, इस पुल्ली का भी तो अपना कुछ है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, इसका कुछ अपना रेडियस हो जाएगा एंड सो ऑन। तो ये भी इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ये पुल्ली है, इसके बारे में लेट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और रेडियस आर हो गया। जब ये चलना शुरू करेगा तो पुल्ली क्या कर रहा है, पुल्ली रोटेट हो रहा है। तो पुल्ली रोटेट हो रहा है तो ये किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, और जो ब्लॉक है वो किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा। एक पुल्ली जा रहा है ऊपर की तरफ, अपवर्ड मोशन, ब्लॉक अपवर्ड मोशन कर रहा है, और दूसरा ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है यहाँ पे, और पुल्ली कर रहा है रोटेशन। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है कि इसका एक्सेलरेशन ए है, जितना रस्सी ऊपर गया उतना ही नीचे की तरफ आएगा, यानी कि एक्सेलरेशन दोनों साइड बराबर होगा। और साथ ही साथ ये रोटेट किया तो अल्फा क्या है, सेम है, लेकिन वन थिंग विच इज डिफरेंट इन दिस केस, इस रस्सी में टेंशन T1 हो जाएगा और इस रस्सी में टेंशन T2 हो जाएगा। पुल्ली पे जब रस्सी है वो पुल्ली के साथ रोटेट करने लगे और जब स्लिप नहीं करता है तो टेंशन डिफर कर जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। जब पुल्ली रोटेट करना शुरू करता है तो जो रस्सी है उसका टेंशन का वैल्यू बदल जाता है। ठीक है, सारे इक्वेशन को सिंपली सॉल्व करना है जैसे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में सॉल्व करते थे। सिर्फ एक एडिशनल इक्वेशन हो जाएगा, टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा। जैसे देखते हैं, पहला ब्लॉक ले लेते हैं फॉर m1 की बात करें अगर हम, तो वही काम है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हमारे लिए मस्ट है। दो ब्लॉक दिया ना, एक है दिया m1, एक दिया m2। एक काम करो ना, m1 साइड जो टेंशन है इसे क्या कर देते हैं, इसे कर देते हैं हम लोग T1 कर देते हैं। तो यहाँ दिया टेंशन, इसका वैल्यू T1 हो गया, इधर साइड टेंशन का वैल्यू T2 हो गया। तो m1 में ऊपर लग गया T1 और नीचे की तरफ फोर्स लग जा रहा है m1g लग जा रहा है, और ये नीचे की तरफ एक्सेलरेशन e दिया है। इक्वेशन कितना है, m1g है,
माइनस में T1 है और ये वैल्यू M1A के बराबर है। दूसरा ब्लॉक दिया है मेरा M2, इसमें ऊपर की तरफ टेंशन T2 है और नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है M2G, और डाउनवर्ड डायरेक्शन का एक्सीलरेशन A दिया है। तो इसका इक्वेशन कितना है, इसका इक्वेशन लग जा रहा है M2G है माइनस में T2 है, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर में M2A हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 1। अब जरा खुद ही सोचो, आपके पास अननोन T1 है, T2 है और एक्सेलरेशन A है, तीन अननोन है ना, इक्वेशन भी कितना चाहिए होगा, इक्वेशन भी तीन चाहिए। तीसरा इक्वेशन कौन देगा, थर्ड इक्वेशन यहां से आएगा पुल्ली के पास से। पुल्ली दिया है फिक्स्ड मतलब एक्सिस पे, लेकिन ये कर रहा है रोटेशनल मोशन, और पुल्ली के दोनों साइड हम टेंशन देखते हैं, तो राइट साइड में लग रहा है T1 और लेफ्ट साइड में लग रहा है T2। और ये जो पुल्ली है ये कर रहा है रोटेशनल मोशन, दिस पुल्ली इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस विद एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो इसका अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इक्वेशन लगाएंगे तो होता है टाउ बराबर आई इंटू अल्फा होता है। लेकिन टॉर्क में देखेंगे तो T1 का टॉर्क रोटेट करने की कोशिश कर रहा है और T2 का अपोज करने का। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो फोर्स का एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर के बराबर होगा। तो T1 इसको रोटेट करने की कोशिश कर रहा है तो ये होगा T1 इंटू आर हो गया, और T2 इसके मोशन को अपोज करने की कोशिश कर रहा है तो T2 इंटू आर होगा, बराबर में हो गया आई, और अल्फा का वैल्यू कितना होता है ए बाई आर होगा ना, क्योंकि एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू कितना है आर अल्फा। अब देखो अगले लाइन में, यहां से आर को हटा देंगे तो हो जाएगा T1 माइनस T2 बराबर आई हो गया ए हो गया, और ए आर पहले से था एक और नीचे आर चला गया तो हो गया आर स्क्वायर। इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करो ना, इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को जोड़ दो। इक्वेशन 1 है M1G माइनस में T1, और ये वैल्यू है M1A के इक्वल। इक्वेशन नंबर 2 दिया है मेरा M2G है माइनस T2 एंड दिस इज इक्वल्स टू M2A। और इक्वेशन 3 दिया है T1 माइनस T2, और ये है IA बाई आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, ठीक है। IA बाई T1 माइनस T2, अगर देख रहे हैं यहाँ पे जो इक्वेशन हमने लिखा है तो T1 माइनस T2 बराबर कितना है आई अल्फा बाई ए दिया हुआ, आई आई ए बाई आर स्क्वायर। इसको जोड़ोगे ना सारे के सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, जैसे देखिए T1 से T1 कैंसिल, T2 से T2 कैंसिल, तो सॉल्व होके यहाँ मिल जाएगा M1 माइनस M2 हो गया, और ये कितना है G दिया है, और राइट साइड में एक्सेलरेशन ये कॉमन किया तो M1 प्लस M2 प्लस आई बाई आर स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से एक्सेलरेशन ए हमने लिखा तो ये वैल्यू आ गया M1 माइनस M2, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G हो गया, और दिस होल टर्म डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, और प्लस में कितना है आई बाई आर स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये वैल्यू है मेरा एक्सेलरेशन का जब यहाँ पे रोटेट करना शुरू किया। इसी में आई का वैल्यू जीरो कर दोगे तो आई का वैल्यू जीरो हो गया, इसका मतलब हो गया रोटेट नहीं कर रहा है, तो ये हो जाएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वाला केस हो जाएगा। और वहां पे फॉर्मूला और ये देखोगे दोनों एक्जैक्टली सेम होता है, M1 माइनस M2 G बाई M1 प्लस M2 हो जाता है, मतलब उसमें कोई तरह का चेंज नहीं होता है। ओके, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और है फिक्स एक्सिस रोटेशन पे। ये सवाल क्या कहता है, इफ नो स्लिपिंग इज प्रेजेंट बिटवीन द पुल्ली एंड स्ट्रिंग फाइंड एक्सेलरेशन T1 T2। ये सब कुछ कैलकुलेट करके यहाँ पे मुझे फिगर आउट करना है और इसे अटेम्प्ट करना है सॉल्व करने का। देखो ऑब्वियस ही बात है कि सिस्टम को रिलीज करेंगे तो ये आगे की तरफ जाएगा और ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। जितना ये नीचे आएगा उतना ही आगे जाएगा, एक्सेलरेशन हो गया। लेकिन ये पुल्ली भी तो रोटेट कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। हर एक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, जैसे हमारा ब्लॉक है जिसका मास m दिया हुआ, इस ब्लॉक का मास m है तो राइट की तरफ टेंशन T1 लगाना, पुल्ली रोटेट करता है तो दोनों साइड टेंशन अलग अलग होता है, तो इसमें टेंशन T1 हो गया, और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना है a दिया है, तो इसके लिए इक्वेशन हो गया T1 बराबर कितना हो जाएगा ma होगा, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरा मास कैसा है, ये मास 2m दिया है, तो 2m मास पे नीचे की तरफ फोर्स लग जाएगा 2mg लगेगा, और ऊपर की तरफ फोर्स कितना लगेगा T2, और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ अभी भी कितना है a दिया है, तो इक्वेशन हो गया 2mg हो गया माइनस में T2 बराबर कितना हो जाएगा 2ma, इक्वेशन नंबर 2। सिंपल है, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो m और 2m ब्लॉक के लिए लगा दिया। अब मेरे पास एक बचा हुआ है जिसका नाम क्या है, इसका नाम है पुल्ली। पुल्ली को देखोगे जरा आप, इस पुल्ली पे क्या हो रहा है, ये पुल्ली ऐसा दिया हुआ है, दिस पुल्ली इज फिक्स्ड, इसके अबाउट यहाँ पे सपोर्ट पे लगाया गया है।
इस पुल्ली पे इधर की तरफ जो फोर्स लगता है ये कितना लग रहा है, T1 लग रहा है टेंशन, और नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है T2 लग रहा है, और ये पुल्ली इस डायरेक्शन में ऐसा रोटेट कर रहा है। फोर्स का इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा रेडियस के बराबर होता है। टॉर्क बराबर होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो इसमें जब ये रोटेट किया तो टाउ बराबर क्या लग जाएगा, आई अल्फा इक्वेशन मेरे को यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो T2 का जो टॉर्क है इसके मोशन को सपोर्ट कर रहा है, यानी कि T2 इंटू आर, और T1 जो दिया है वो क्या कर रहा है, मोशन को अपोज कर रहा है, तो ये हो जाएगा T1 इंटू आर। बराबर में क्या दिया है, आई अल्फा दिया है, और कोई स्लिपिंग नहीं इसमें हो रहा है, इन दोनों के बीच में किसी भी तरह का स्लिपिंग आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसका जो कंसीडर करना है, इसे कंसीडर करना है, इसे डिस्क लेना है, ठीक है। ये जो दिया है मेरा पुल्ली, इसको लेना है, एक डिस्क एज्यूम करना है। और अगर आप इसे डिस्क एज्यूम करते हो तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आई का वैल्यू हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दिस केस इज एम आर स्क्वायर बाई 2। तो आई का वैल्यू जब एम आर स्क्वायर बाई 2 हो गया तो टाउ बराबर आई अल्फा होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह पे डिस्क का मास सेम दिया था, तो ये वैल्यू हो गया एम आर स्क्वायर बाई 2, एंड जो हमारा अल्फा दिया है, अल्फा का वैल्यू कितना है, ए बाई आर के बराबर है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को जरा सिंप्लीफाई कर दो तो T2 माइनस T1, और ये वैल्यू हो गया एम आर स्क्वायर बाई 2 हो गया, और यहाँ पे दिया एक्सेलरेशन ए, और आर नीचे मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा आर स्क्वायर, खत्म हो गया। इक्वेशन हो गया T2 माइनस T1, और ये है एम ए बाई कितना है, 2 दिया है, और ये अपना इक्वेशन नंबर 3 दिया है। अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 को ना आपस में आप जोड़ दो। जब आपस में जोड़ोगे ना तो दिखेगा कि T1 बराबर एम ए लिखा हुआ फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन है 2mg माइनस T2 बराबर लिखा है 2ma, और थर्ड लिखा है इक्वेशन, ये लिखा हुआ है T2 माइनस T1 बराबर कितना है, एम ए बाई 2 दिया हुआ। T1 T1 कैंसिल, T2 कैंसिल, तो ये वैल्यू हो गया 2mg हो गया, 2ma, और ma कितना होगा, 3ma प्लस ma बाई 2, मतलब कितना है, 7ma बाई 2 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखोगे m से m तो कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन आ गया मेरा 2 × 4g बाई कितना है, 7 हो गया। देख रहे हो ना, सिंपल सा कैलकुलेशन करके ये विजुअलाइज आपको हो रहा होगा कि क्या डिफरेंस होता है जब बॉडी रोटेट करना शुरू कर दे और सिंपल न्यूटन लॉ मोशन वाली केस हो। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पे 4g/7 दिया है। साथ ही साथ इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाएं, मुझे अगर T1 फाइंड करना है तो T1 का जो वैल्यू है वो कितने के बराबर होता है, ma के बराबर होता है, यानी कि 4mg बाई कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा वैल्यू T1 का। अगर मैं T2 निकालना चाहूँ तो T2 के लिए इक्वेशन नंबर 2 है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 अगर हम देखें तो 2mg हो गया, माइनस में T2 हो गया, बराबर है 2m, और एक्सेलरेशन क्या दिया है, 4g डिवाइडेड बाई 7 दिया है। तो T2 बराबर है 2mg माइनस 4 × 2 = 8g/7 है, और 7 × 2 कितना होगा, 14 माइनस 8, 14 में से 8 घटा देंगे तो कितना होगा, 6 हो जाएगा ना। तो ये वैल्यू हो गया 6mg/7 हो गया। ये अपना निकल गया T2 का वैल्यू, और ये किसका वैल्यू हो गया, ये हो गया T1 का वैल्यू, और ये एक्सीलरेशन का वैल्यू हो गया। क्या यही 3 पॉइंट हमसे पूछा गया था ना। एक बार इसका अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा ना, फिर तो बिना कैलकुलेशन का आप आंसर कर सकते हो। ये बात समझ में आ गई, बताना। यहाँ पे T1 T2 एंड एक्सीलरेशन ये निकालना बहुत आसान था, आसानी से हमने कैलकुलेट कर लिया। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। ये एग्जांपल में क्या कहता है, बोला गया कि स्ट्रिंग है, जो कॉर्ड है, इसको क्या कर दिया गया, रैप्ट कर दिया गया, मतलब इसे लपेटा हुआ है अराउंड अ डिस्क, एक डिस्क के चारों तरफ इसको हमने इस तरीके से लपेट दिया हुआ है, एज शोन इन द फिगर। व्हेन स्ट्रिंग गेट्स टाइट, फाइंड एक्सीलरेशन इन योर ब्लॉक एंड टी इन द कॉर्ड। देखो ये पॉइंट है, इसके अबाउट क्या कर रहा है, डिस्क रोटेट करेगा कि नहीं करेगा। ये पॉइंट दिया है, इसके अबाउट डिस्क क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है विथ एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा, और ये ब्लॉक क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा, लेट से एक्सीलरेशन ये होगा, दोनों का रोटेशन हो रहा है। इंडिविजुअली इक्वेशन लगाना है, बस काम बन जाएगा। जैसे ब्लॉक है जिसका मास 2m है, और एक है हमारा दिया हुआ क्या है, ये अपना दिया हुआ एक डिस्क जो इस जगह पे फिक्स किया गया। इस डिस्क पे नीचे की तरफ टेंशन फोर्स क्या लग रहा है, T लग रहा है, और साथ में डिस्क रोटेट कर रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से।
बाकी तो यहाँ जो इस एक्सिस के अबाउट यहाँ पे रोटेशन लगाते हो सेंटर के अबाउट, तो सेंटर से जो भी फोर्स लगा उसका तो टॉर्क जीरो हो गया। तो बाहर से टॉर्क सिर्फ टेंशन का लगा ना, जैसे बोलोगे तो mg लगा तो भी तो सेंटर से पास किया, उसका टॉर्क जीरो हो गया। तो इसके लिए इक्वेशन क्या होता है, टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा होता है। टाउ का वैल्यू सिर्फ टेंशन है इंटू आर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है डिस्क का mr² by 2 होता है, और अल्फा होता है a/r होता है। तो अब लिखेंगे t इंटू आर, और ये जो होगा कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे, आर को ऐसा करो ना नीचे की तरफ भेज दो, आर को भेज दोगे नीचे की तरफ तो ये हो जाएगा mr² by 2 हो गया, और ये हो गया एक्सेलरेशन है, और नीचे आर इंटू आर कितना है, r² है, कैंसिल हो गया। तो टेंशन टी मेरे को मिल चुका है ma/2। अब यहाँ पे सेकेंड जो पार्ट है मेरा वो दिया है ब्लॉक। ब्लॉक का मास 2m है, तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा 2mg, और ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा टेंशन फोर्स टी। आ रहा है एक्सेलरेशन ए से, तो इक्वेशन है इसका 2mg - t बराबर 2m है, और एक्सेलरेशन कितना है, ए दिया है, दैट्स इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम वन एंड टू दोनों इक्वेशन को आप ले लीजिए। तो यहाँ हो गया 2mg, और टेंशन का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा मेरे को, ma/2 रखना पड़ेगा, और ये है दिया हुआ है 2m। इक्वेशन हुआ 2mg बराबर 2ma प्लस में ma/2। तो ये सॉल्व करने पे आता है 2mg, 2 × 2 = 4 1 5ma बाई कितना है 2 दिया है, इससे कैंसिल हो गया। तो एक्सेलरेशन ए हो गया 2 × 4g बाई कितना हो जा रहा है 5 आ रहा है ना। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जा रही है, ये 4g/5। अब मेरे को जब एक्सेलरेशन मिल गया तो टेंशन निकालना तो बहुत आसान है। टी बराबर कितना है, इक्वेशन में ma/2 दिया है, ये वैल्यू पुट करेंगे तो m/2, और एक्सेलरेशन है 4g/5। 2 से 4 2 टाइम्स, मतलब वैल्यू मिल जाएगा 2mg/5। कितना आ गया वैल्यू टेंशन का, 2mg/5 मिल गया। और वहां पे एक्सेलरेशन कितना है मेरा, 4g/5। तो आई बिलीव कि आपको ये जो फिक्स एक्सिस रोटेशन होता है ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। एक ही इक्वेशन है इसमें कि टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा लगाना है, और बॉडी जो प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो हर पॉइंट का जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उस एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम दी हुई है। तो इसमें इतना ही। आगे जो अगला क्लास होगा उसमें हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से जो कपल होता है उसका फॉर्मेशन होता है, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम होता है उसके सिचुएशन को हम कैसे डील करते हैं, और काफ़ी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं, लेकिन ये करेंगे हम लोग अगले में। इसमें इसी पे बेस्ड आप जितना क्वेश्चन हो सके प्रैक्टिस कीजिएगा, बिकॉज जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना अंडरस्टैंडिंग आपका इस टॉपिक पे बढ़ेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल देन, बाय बाय।